वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जी, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आज इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग को पिछली वीडियो ज़रूर देखना होगा, ताकि आपको जो भी प्रीवियस क्लासेस की जानकारी दी गई है वो आपको पता रहे। मैं डिस्क्रिप्शन में क्या कर दूंगा, मैं लिंक दे रखूंगा। चलिए, आज जो हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। किसके बारे में भाई? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुन रखा होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, सुन रखा होगा। तो इसी के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इन्हीं चीज़ों को आज हम समझेंगे और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। जी हाँ, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं आज का क्या वीडियो। बहुत बहुत बधाई। चलिए, मैं तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको जानने से पहले मैं कुछ क्या बात करना चाहूँगा, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहूँगा कोष के बारे में। किसके बारे में? कोष। आपने सुन रखा होगा सेल, ठीक है जी। और दूसरी चीज है उपकोष। क्या है? उपकोष। इसको बोलते हैं सब सेल। जरूर सुन रखा होगा आप लोगों ने। अगर नहीं सुन रखा है तो आप यहाँ पर आज सुनेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ जी? कोष और उपकोष। तो कोष क्या होता है, कोष और उपकोष क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो कोष क्या होता है? कोई भी एटम्स या परमाणु का जब भी आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगी, जरूर देखने को मिलेगी। तो ये क्या है? ये उसका नाभिक है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। और ये सभी जो है क्या है, उनके कक्षक हैं। क्या है? ऑर्बिट्स, ऑर्बिटल्स। इन्हीं को बोला जाता है कोष। क्या बोला जाता है? कोष, या फिर सेल्स बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या बोला जाता है? कोष। तो आपको पता होगा कि बताइए कौन कौन से कोष होते हैं? के, एल, एम और एन। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर क्या चीज का? के, एल, एम और एन की। तो समझ में आ गया क्या होता है जी? कोषो। कोष किसको बोला जाता है? के, एल, एम और एन को। अब इन्हीं कोषों में क्या पाया जाता है? उपकोष पाए जाते हैं। जी हाँ, इन्हीं कोषों में क्या पाया जाता है? के, एल, एम और एन। इन्हीं कोषों में क्या पाया जाता है? उपकोष पाया जाता है। तो उपकोष सभी में पाया जाएगा। ठीक है जी। तो कौन कौन से हो सकते हैं? एस हो सकता है, पी हो सकता है, डी हो सकता है और एफ हो सकता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? उपकोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? उपकोष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है। देखो, तो ये दो चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोष क्या होता है? जो क्या करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इलेक्ट्रॉन इसमें भी होंगे, ठीक है ना। तो कोष आपको दिख रहा होगा, जिसमें क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसी को हम बोलते हैं कोष। और इसको क्या बोला जाता है? उपकोष बोला जाता है। तो चलिए, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। अब एक चीज और आपको जानना होगा, उपकोष। हम बेसिकली बात करेंगे उपकोष की, एस, पी और डी और एफ की। तो ये उपकोष जो होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी होती है भाई। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन भरने की टेंडेंसी। तो बताइए, एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं? 2। और पी में कितने भरे जाते हैं? 6। और डी में कितने भरे जाते हैं? 10। और एफ में कितने भरे जाते हैं? 14। बहुत बढ़िया। तो आपको पता चल गया कि जो उपकोष होता है एस, पी, डी, एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? एस में होगा 2, पी में होगा 6, डी में होगा 10 और एफ में होगा 14। इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाएंगे। भले कम हो सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आ गया होगा भाई, क्यों नहीं आएगा? आपने पढ़ रखा है। अगर नहीं पढ़ रखा है तो अभी आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, इतना चीज हमने पता कर लिया कि कोष क्या होता है और उपकोष क्या होता है। चलो, इससे आप थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जैसे ही आएंगे अपन लोग, तो हमारे पास एक रूल्स आ जाता है। क्या आ जाता है? रूल्स, जिसको बोलते हैं अब्बाउ प्रिंसिपल या अब्बाउ सिद्धांत। ये अब्बाउ सिद्धांत है क्या? अब्बाउ सिद्धांत है क्या? है क्या भाई? ये अब्बाउ सिद्धांत है क्या? चलिए, आइए यही समझेंगे आज। ठीक है,
अफबाउ सिद्धांत है क्या? तो अफबाउ सिद्धांत एक जर्मन वर्ड्स है। क्या वर्ड्स है जी? जर्मन वर्ड्स है, ठीक है ना, जिसका मतलब होता है बनाना। क्या बनाना? उल्लू बनाना नहीं रे भैया, क्या बनाना? तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। क्या बनाना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना, ठीक है ना। तो समझ में आया, इसको बोला जाता है बिल्डिंग अप, मतलब बनाना। तो देखो क्या बनाना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। उन्होंने क्या क्रम बनाया, क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया, तो उसको आपको देखना होगा। चलिए बात करते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जो अफबाउ प्रिंसिपल था, उन्होंने एक क्या किया? नियम बनाया। तो क्या नियम था? कि जितने भी उपकोष होते हैं, जितने भी क्या होते हैं? उपकोष होते हैं भाई, उनका एक क्या किया? उनकी मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर, उनकी मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर उनका एक क्रम बनाया। क्या बनाया? एक क्रम बनाया। और उस क्रम का आर्डर कैसा था? पहले निम्न ऊर्जा स्तर वाले थे, उसके बाद उच्च ऊर्जा वाले स्तर थे, ठीक है। तो ठीक क्रम इसी तरह बनाया। तो देखिए आपको क्या क्रम होगा। चलिए अब मैं बात करता हूं। आपने यहां पर सुन ही रखा होगा कि जो उपकोष होते हैं कौन कौन से होते हैं? एस, पी, डी और एफ। तो मैं पहला क्या करूंगा, जितने भी एस कोष उपकोष वाले हैं, जितने भी क्या हैं एस उपकोष हैं, उनको मैं एक क्रम से लिख लेता हूं। क्या कर लेता हूं? एक क्रम से लिखता हूं। तो पहला उपकोष कौन होगा जी? 1s होगा। दूसरा 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। अब मर्जी जितना है उतना लिख लो भाई, लेकिन हमको इतना ही लिखना है, ठीक है। चलिए अब ये क्या कर लिया हमने? जितना भी एस उपकोष वाले थे, हमने उनको सभी को हमने क्या कर लिया? एक ही क्रम में हमने क्या कर लिया? नोट डाउन कर लिया। अब बात करते हैं दूसरा। तो दूसरा कौन है? पी उपकक्षक है या पी उपकोष है। तो देखो पी उपकोष को जब भी आप स्टार्ट करोगे तो एक कॉलम छोड़ के स्टार्ट करना है। तो बताइए कौन सा होगा? 2p यहां आएगा, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p, ठीक है जी। और नीचे भी आपको क्या करना है? एक कम करते चलना है, ठीक है। समझ में आ गया ना? ऊपर जैसे करोगे नीचे भी वैसे करते चलना है। अगला देखो, अगला कौन सा आता है? डी ऑर्बिटल आएगा, डी उपकोष आएगा। तो उसमें भी आपको क्या करना है? एक छोड़ के चलना है। 3d, 4d, 5d, 6d और बस 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 इतना ही करना है। उसके बाद कौन सा आएगा? एफ। एफ में क्या करना है? एक छोड़ के चलना है। तो आ जाएगा 4f और ये 5f। बस आपको क्या करना है? एक इस तरीके से लाइन बना के रखनी है। समझ में आ गया? अब यहां पर क्या होगा? अब यहां पर हमारे अफबाउ प्रिंसिपल में क्या किया? एक क्रम होगा भाई। ऐसा नहीं कि हमने एक क्रम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रम लिखे। हमने तो अभी क्या किया? एस, पी और डी ऑर्बिटल के हिसाब से हमने एक क्रम बना लिया सबको, ठीक है। अब हम इनका क्या करेंगे? एक क्रम बनाएंगे। तो देखो एक क्रम का स्टार्ट कहां से होगा और कहां अंत होगा, इसको आप ध्यान से देखना। किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस डायरेक्शन में चल रहा है। जिस डायरेक्शन में चलेगा उसी हिसाब से आपको क्रम को लिखना है। तो भाई मैं बात कर रहा हूं कहां आ रहा है? ये यहां से आ रहा है, ठीक है। यहां से आया, फिर कहां से जाएगा? फिर यहां से आएगा, फिर कहां आएगा? यहां, फिर ये कहां जाएगा? यहां जाएगा। अगला तो इसी क्रम में कंटिन्यूअसली क्या होगा? रिपीट होते जाएगा। क्या होगा जी? रिपीट होते जाएगा। हाँ, रिपीट होते जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अफबाउ प्रिंसिपल। भैया जो उन्होंने बना दिया उसको फॉलो करना है, अपने हिसाब से नया नहीं बना लेना। अगर नया बना लेते हो तो आप भी साइंटिस्ट कहला जाओगे, ठीक है ना। लेकिन आपको प्रूफ करना पड़ेगा। तो भैया अपना ज़्यादा दिमाग ना लगाएं, कृपया इस पर लगाएं, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। अब ये देखो हमारे पास एक क्रम मिल गया। क्या मिल गया हमारे पास? क्रम। देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और ये आठवां हो गया। अब इसी क्रम को हमको क्या करना है? पहले पहले वाले को लिखना है, फिर दूसरा, तीसरा, क्रम में अपन को क्या करना है? लिखते चलना है, ठीक है। चलिए ये देखते हैं। पहला क्या होगा? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। यही क्रम होगा भाई। 3p के बाद क्या आ रहा है? 4s आ रहा है। 4s के बाद 3d आ रहा है। जी हाँ, 3d के बाद 4p के बाद 5s, उसके बाद 6 नंबर में 4d, उसके बाद क्या आएगा? 5p,
उसके बाद क्या आएगा जी 6s, बहुत बढ़िया। उसके बाद 4f, उसके बाद क्या आएगा 5d, उसके बाद 6d, उसके बाद 7s, क्या आएगा 7s, उसके बाद क्या आएगा 5f, उसके बाद क्या आएगा 6d, उसके बाद 7p, फिर 8s। तो देखिए हमने क्या किया, एक क्रम बना लिया और उसी क्रम में हमने क्या कर लिया, उसको क्रमशः लिख दिए। तो यही जो क्रम है यही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम कहलाएगा। समझ में आ रहा है जी, आ गया होगा, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमने कैसे किया, पहले नंबर वाले को पहले लिखा, फिर दूसरे नंबर, तीसरे, चौथे, पांचवें, जैसा ऑर्डर लिया है उसी ऑर्डर में आपको क्या करने चलना है, इसको लिखते चलना है। समझ में आ गया होगा। यही कहलाता है अबाउ प्रिंसिपल, यही क्या कहलाता है, अबाउ सिद्धांत। इन्होंने ही ये सब चीज किया। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बनाना सीख लिया, एक सीरियल बनाना सीख लिया। तो इसी को बोला जा रहा है बिल्डअप। बिल्डअप 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 क्या बोल रहा है, ये आपको क्या बनाना है, सीरीज बनाना है, और कुछ नहीं बनाना है। ठीक है ना, चलिए चलिए, ये बन गया सीरीज। अब बात करते हैं कि भाई इनको हम अप्लाई कैसे करें, अप्लाई कैसे करें, किसी भी एग्जाम्पल में अप्लाई कैसे करें। चलिए अब इतना तो हमने सीख लिया, आपने सीख लिया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रही है, सबको समझ में आ रही है। चलिए अभी आपने सीख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक एग्जाम्पल लेकर उसको क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक एक एग्जाम्पल लेकर उसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए पहला मैं बात करता हूं सोडियम का। किसकी बात कर रहा हूं, सोडियम। भाई किस में पाया जाता है सोडियम, नमक में। कहाँ का नमक, समुद्र नमक में पाया जाएगा, और आपके घर में जो नमक पाया जाता है उसमें भी पाया जाएगा। चलिए यहाँ जी, चलिए तो बात करते हैं, बताइए सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। जी हाँ 11, जी हाँ 11, याद है आपको, मेरी पिछले वीडियो जरूर देख रखी है आपने, जरूर। चलिए अब बात करते हैं सोडियम की। तो सोडियम का जो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इसका परमाणु क्रमांक 11 है। तो हमारे पास सिर्फ 11 क्या है, परमाणु क्रमांक है। अब इस परमाणु क्रमांक को सब में क्या करना है, इन्हीं उपकक्षकों में बांटना है। क्या करना है भाई, बांटना है। तो आइए कैसे बांटेंगे, ठीक है ना। आप मान के चलिए क्या है हमारे पास, 11 अंडे हैं। क्या है, 11 अंडे। अब देखो भाई बोलना मत, वेजिटेरियन है सर, अब वेजिटेरियन के लिए मैं क्या बोलूं उदाहरण देके। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से उदाहरण रख लीजिए समझने के लिए। ठीक है, नहीं कंप्लेन नहीं करिएगा। चलिए चलिए, हमारे पास कितने अंडे हैं, 11 अंडे हैं। अब इन 11 अंडे को क्या करना है भाई, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है क्रमशः। और आपको पता है कि प्रत्येक उपकक्षा की कैपेसिटी कितनी होती है, प्रत्येक उपकक्षा में अपनी क्या हो, इलेक्ट्रॉन या लेने की टेंडेंसी कितनी होती है। जी हाँ हमने पढ़ रखा है। तो बताइए एस में कितना होता है, एस में 2 होता है, पी में कितना होता है 6 होता है, डी में कितना होता है 10 होता है, और एफ में कितना होता है, यस 14 14। तो बहुत बढ़िया, आइए चलते हैं। अब मैं बात करूंगा पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, बताइए पहला अंडा कौन खाएगा। अब देखो वो बंदा बोल रहा है कि मैं खाऊंगा, नहीं आपको नहीं खाना है भैया, इसमें बांटना है। ठीक है ना, इसी क्रम में बांटना है और किसी को नहीं देना है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, बांटना है। चलिए पहला अंडा कौन खाएगा जी, पहला बोल रहा है 1s, अपना हाथ उठा दिया। चलिए बांटते हैं। तो पहला अंडा कौन खा रहा है, 1s खा रहा है। ठीक है, 1s क्या करेगा, कितना खा सकेगा, सिर्फ 2। अब भाई 2 ये खा लिया, कितना बच गया अपने पास 9। अब अगला कौन है, 2s है, 2a भी कितना खाएगा, 2 खाएगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगला कौन है भाई, 2p। अब 2p बताइए कितना ले सकता है भाई, ये तो 6 लेगा, मतलब 6 अंडा खा लिया बंदा, बहुत बढ़िया। देखो आप भी खाया करो जो खाने वाले हैं, ठीक है, नहीं खाने वाले दूध पिया करो। चलो बहुत बढ़िया। तो चलिए आइए बात करते हैं। अब ये हो गया 2p कितना ले लिया, 6 ले लिया, तो बचा कितना, एक ही बचा ना भाई इसके पास। अब बेचारा किसकी बारी आ गई, 3s की। अब बेचारा जैसे ही 3 बहुत उत्सुकता में था कि मेरे को अंडा मिलेगा, देखो 2 मिलेगा। अब कितनी कैपेसिटी होती है इसकी, 2, लेकिन है हमारे पास कितनी, 1। तो बेचारे को 1 ही अंडा मिला, कितना मिला, 1 ही। तो मायूस हो गया बेचारा। अब कर भी क्या सकते हैं भाई, जितनी अवेलेबल रहेगा उतना ही तो बांटेंगे। ठीक है ना, तो क्या किया इसने, इसको सिर्फ 1 अंडा मिल गया। तो बताइए हमारे पास एक क्रम अरेंज हो गया, किसका, सोडियम का। किसका अरेंज हो गया, सोडियम का हो गया जी, बहुत बढ़िया। तो यही इसी को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोई नया चीज नहीं है, आपको यही होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किसी भी परमाणु के परमाणु क्रमांक को एक क्रम में, उनके उपकक्षा के क्रम में जमाने का तरीका को ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें देखो सबसे पहले कम ऊर्जा वाले आ रहे हैं, उसके बाद क्रमशः ऊर्जा क्या हो रही है, ऊर्जा स्तर बढ़ रही है। तो इसी तरह से क्या होगा, आपको एटॉमिक नंबर का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है। तो देखो भैया समझ में आ गया होगा, जरूर, बहुत बढ़िया समझ में आ गया होगा। चलो एक और एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कैल्शियम। अब बताइए कैल्शियम किस में पाया जाता है? कैल्शियम किस में पाया जाता है भाई, बताइए। नहीं पता? अरे भैया आपने अभी यहाँ पर अंडा खूब बांटा ना, बांटे हैं ना, तो अंडा का जो बाहरी हिस्सा होता है जिसको तोड़ के आप क्या बनाते हो, जिसको बाहर निकाल देते हो छिलका, उसी में तो कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बताइए कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 20। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है। तो हम अब बताइए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे? तो वही अंडा मान के चलिए कि कैल्शियम के पास कितने अंडे हैं? 20 अंडे हैं, और इन 20 अंडों को इस क्रम में क्या करना है, बांटना है। तो आइए चलते हैं। तो चलिए क्या होगा, 1s में कितना जाएगा, 2 अंडे जाएंगे, 2s में 2, 2p में 6, और 3s में कितना जाएगा, 2 जाएगा, है ना। 3p में कितना जाएगा, 6। तो बताइए कितना हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है ना, 18 हो गया, ठीक है ना। अगला कौन है, 4s है। तो 4s में कितना जाएगा भाई, अब बताइए इसके पास कितना है, 2 है। तो क्या हो गया अपने पास, 2 4 2 और 4 2 2 4 6 10 दोबारा 18 और 2 20। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बनाना आ गया। बहुत बढ़िया। तो हमने देखो कैसे अंडे बांटते बांटते हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीख लिया ना। तो यही तो है, यही तो करना है। अब ऐसा आपको बताया पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं, 118। तो पूरे 118 एलिमेंट्स के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए। क्या आने चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने चाहिए, और वो सिर्फ इसी क्रम में रहेगा। ठीक है जी, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, अब हम मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं भाई, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्या करते हैं, कुछ एटम्स या कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अबाव नियम को फॉलो नहीं करते। हाँ भाई, नहीं करते। अब जो नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल बोलते हैं ना। उनमें क्या होती है, विशिष्ट गुण होती है। तो देखो क्या विशिष्ट गुण है, आइए बात करते हैं विशिष्ट गुण की क्या क्वालिटी होती है। चलिए, तो ये हो गया आपका नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, है ना। अब बात करते हैं अपवाद का। किसकी बात करेंगे, अब बात करेंगे अपवाद का। अपवाद या फिर इसको क्या बोला जाता है, एक्सेप्शनल। देखिए भाई, ये केमिस्ट्री एक अपने आप में एक्सेप्शनल है। क्या है, केमिस्ट्री अपने आप में एक्सेप्शनल है। जहाँ पर आपको लगने लगे कि समझ में आ रहा है, वहीं पर क्या कहा जाएगा, एक्सेप्शनल, और पूरा दिमाग वहीं पर क्या हो जाएगा, चला जाएगा आपका। चलिए, तो आइए बात करते हैं एक्सेप्शनल की। अब मैं बात कर रहा हूँ, गौर से देखो इन एलिमेंट्स को, कौन कौन से, क्रोमियम, दूसरा कौन है, कॉपर, तीसरा कौन है, पैलेडियम। ये गौर से देखो इन 3 एलिमेंट्स की, यही एक्सेप्शनल है। ठीक है ना, यही 3 ऐसे हैं जो क्या करेंगे, अबाव नियम को फॉलो नहीं करते हैं। अब क्यों नहीं करते हैं, आइए समझते हैं इसी को। चलिए, मैं बात कर रहा हूं सबसे पहला क्रोमियम का। क्रोमियम का बात आइए, क्रोमियम बताइए इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, 24। चलिए, अब क्रोमियम को जब भी हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अरेंजमेंट करेंगे, तो बताइए पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 1s में। बहुत बढ़िया। उसके बाद बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद 3p6 के बाद आ जाएगा 4s। अब यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 20 हो गया ना, 20। अगला जो अब आएगा वो किस में जाएगा, 3d में जाएगा। अब 3d में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन बच गया। तो 4 इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा भाई। अब बाउ नियम के अनुसार तो यही होगा ना, कुछ दूसरा होगा क्या, नहीं भाई, यही होगा। लेकिन क्या है,
लेकिन यहाँ पर क्या है, बड़े बदमाश हैं ये दोनों। कौन? डी और एफ। क्या है भाई? डी और एफ जो है बड़े बदमाश हैं। क्या बदमाश हैं? देखो इनमें क्या स्पेशल क्वालिटी है। ये क्या करते हैं, ये जिद में अड़ जाते हैं कि हमको, क्या बोल रहे हैं कि हमको जो भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है ना, हम जितना भी इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो बताइए डी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन लेने की? 10। और एफ की कितनी होती है? 14। तो ये क्या बोलते हैं, अपने जिद पर अड़े हैं। क्या जिद पर अड़े हैं कि भैया अगर हमको दोगे तो पूरा, या तो पूरा दोगे या तो फिर आधा दोगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं ये, या तो हमको पूर्ण पूरित चाहिए या तो हमको अर्ध पूरित चाहिए। तो बताइए यहाँ पर अगर डी ऑर्बिटल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 10 और इसमें 14, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? 5 और इसका आधा 7। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला एरिया क्या होगा, ये पूर्ण पूरित का है और ये कौन सा है? अर्धपूरित का है। समझ में आ गया? तो आप क्या बोल सकते हैं कि ये वाला एरिया पूर्ण पूरित और ये अर्धपूरित का है। तो दो कंडीशन इनके पास होते हैं, बताइए कौन के, किसके पास? डी और एफ के पास। ठीक है ना जी। चलिए, तो दो कंडीशन कौन सा है, या तो वो पूर्ण पूरित हो या तो अर्धपूरित हो। तो अर्धपूरित हो तो देखो हमारे पास दो कंडीशन हो गए। तो अब बताइए यहाँ पर कि डी ऑर्बिटल, जो डी ऑर्बिटल यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन उसको मिल रहा है, तो उसको कितने लेने की टेंडेंसी है? या तो वो 10 लेगा या तो 5 लेगा, या तो 10 लेगा या तो 5 लेगा। और उसी प्रकार एफ कितना लेगा? या तो 14 लेगा तो या 7 लेगा। ठीक है ना, कम ना ज़्यादा। तो देखो ये क्या करता है, अब यहाँ पर क्या करेगा भाई, ये 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसको 5 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब कहाँ से लेगा, कहाँ से लेगा? तो भैया जो पास होगा वहीं से ना लेगा, तो क्या करता है बेचारा 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मैं बताया ना बदमाश है बहुत। क्या करता है ये, 4s से इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अभी अपना नया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। देखिए कौन सा, 4s1 और 3d5। और जैसे ही अपना 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है इसका, और इस अवस्था में क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। क्या हो जाती है ये, सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो अपवाद क्यों माना जा रहा है यहाँ पर? सिर्फ इसी के कारण। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करने के लिए क्या करता है ये, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसी वजह से ये अपवाद कहलाता है। ठीक है ना, समझ में आ गया? आ गया होगा भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, ये तो हो गया क्रोमियम की। अब मैं बात कर लेता हूँ कॉपर की। अब मैं किसकी बात कर लेता हूँ? कॉपर की। किसकी बात करूँगा? कॉपर की। तो कॉपर में क्या स्पेस? कुछ नहीं, सेम ऐसे ही है। वो भी क्या करेगा भाई, वो भी क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या ले लेगा। अब बताइए इसका कितना होता है? 29। तो फटाफट देख लेते हैं। तो आइए चलते हैं, 2 1s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d कितना हो जाता है? 3d9। यही होगा 3d9। तो देखो यहाँ पर वापस से वही वाली कहानी दोहराई जाती है। या तो ये कितना लेगा, ये या तो 10 लेगा या तो 5 लेगा। क्या लेगा? या तो 10 लेगा या तो 5 लेगा। तो बताइए कौन सबसे ज़्यादा सुटेबल है कि भैया इससे अच्छा 10 होने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या कर लेगा, ये क्या कर लेगा, 4s से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये अपने आप को क्या कर लेगा, पूर्ण पूरित कर लेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी अवस्था क्या हो जाएगी, 4s1 और ये 3d10 हो जाएगी। और ये अपने आप को क्या करेगा, यहाँ पर स्टेबल क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। ठीक है ना जी। तो इस अवस्था में क्या होती हैं, कॉपर जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होती है और इसी अवस्था में पाई जाती हैं। इसी कारण ये क्या कहलाती हैं, अपवाद कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपवाद। तो अगला जो है एक्सेप्शनल है पैलेडियम का। पैलेडियम का आपका होमवर्क है भैया, आप करोगे इसको। तो ये आपने क्या सीख लिया, ये आपने क्या सीख लिया, आपने देख लिया उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरा जाता है, प्लस किस किस में अपवाद स्वरूप है। ठीक है ना, ये आपने देख लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपको ये तो सामान्यतः इस रूप में अगर आपको क्या दिया गया है, कंपाउंड्स दिया गया, सॉरी परमाणु दिया गया है, तो आप तो आसानी से बना लेंगे। लेकिन अगर मैं क्या बोलूँ, अगर कोई परमाणु धन आयन के रूप में है या फिर कोई ऋण आयन के रूप में है, तो आप उसका कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे,
क्योंकि दिक्कत वहीं आ जाती है। जिन बच्चों को पता है उनके लिए बहुत बहुत बधाई, और जिनको नहीं पता है उनको भाई हम आज सिखाएंगे कि अगर कोई परमाणु में या तो धनावेश हो या तो ऋण आवेश हो तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे। आइए चलते हैं, हम बात करते हैं पहले धनावेश वाले की। किसकी बात करेंगे? धनावेश वाले परमाणु की, ठीक है ना, धनावेश परमाणु की। तो धनावेश परमाणु ले लेते हैं क्रोमियम। इसमें कितना चार्ज रहता है? +3 चार्ज, ठीक है। अब बताइए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? चलिए बताइए 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 कितना होता है भाई? अभी तो किया था 24। कितना होता है? 24। अब यहाँ पर आपको समझना है कि भाई ये प्लस आवेश का काम क्या है। यहाँ पर अगर ये प्लस चार्ज इसमें लग गया तो इसका काम क्या है, इसका रोल क्या है, तो आइए समझते हैं। तो आपको जब कभी भी किसी भी परमाणु के ऊपर कोई आवेश दिखाई दे, अगर वो आवेश क्या है? प्लस चार्ज है, तो आप क्या करोगे? अगर वो प्लस चार्ज के रूप में आवेश है तो उतना ही आपको क्या करना है? घटाना है। क्या करना है? घटाना है। तो ये घट कर कितना बना लेगा? इसका सामान्य क्या हो जाएगा? क्रोमियम का कितना है? +3 है तो कितना घटेगा? 3। तो 24 में 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 21। तो एक्चुअल इसका कितना एटॉमिक नंबर आ जाएगा? 21। और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी का निकालना है। किसका निकालना है? 21 का। तो मैंने क्या बोला कि अगर किसी परमाणु के ऊपर कोई धनावेश है और जितना धनावेश है उतना ही क्या कर देना है? कम कर देना है, उतना ही माइनस कर देना है। तो बताइए 24 में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 21 आना है। अब कई लोग बोल रहे हैं सर +3 है तो ऐसा क्यों? अरे भैया गणित थोड़ी ना है, ये केमिस्ट्री है। गणित के जस्ट अपोजिट होती है ना, तो यहाँ पर अपोजिट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करोगे? जैसे इसको 21 हो गया तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। कैसे? जैसे हमने पहले निकालना सीखा था। चलिए ये क्या करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1s 2s2 2p6 3s2 और ये 3p6, ये हो गया है ना, 4s2। अब देखो यहाँ पर इसका कितना हो गया? 20 हो गया। अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? डी में जाएगा। तो भैया ऑलरेडी इसके पास कितना है? 1। अब इस केस में कहोगे सर पहले तो मेरे को बताए थे, आप क्या बताए थे कि डी ऑर्बिटल के पास या तो पूर्ण पूरित होने चाहिए, अर्ध पूरित होने चाहिए, ठीक है। तो वो कब के केस में मैंने बताया था कि जब वो क्या हो, या तो 5 से, जैसे 5 है या 10 है, ठीक है। तो 5 से जैसे मान के चलिए क्या है? 4 है या फिर क्या है? 9 है। तब के केस में वो एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएगा? 5 बनाएगा। एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनाएगा? 9 बनाएगा। अगर वो बोलोगे 8 है, वो बोलोगे 3 है, तो इस केस में क्या सर वो नहीं बनाएगा? तो इस केस में नहीं बनाएगा। तो हमेशा वो किस केस में? उसके उसके जो भी उसका अर्धपूरित है उससे एक कम होना चाहिए। एफ ऑर्बिटल में सेम होगा। अगर वो उनका जितना भी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होगा उससे एक इलेक्ट्रॉन अगर कम है तभी वो क्या कर लेगा? बाजू वाले से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है ना। समझ में आ गया कंडीशन। तो अगर यहाँ पर आप बोलोगे कि सर यहाँ पर भी आप बाजू वाले से इलेक्ट्रॉन, नहीं, यहाँ पर वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है या फिर 9 इलेक्ट्रॉन होता तब के केस में हम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले सकते और इसको क्या कर सकते थे? बना सकते थे। तो आपको पता चल गया कि क्रोमियम 3+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये होगा। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब आपके लिए ये तो हो गया प्लस आयन वाले का, ठीक है ना, धनावेश वाले का। अब मैं बात करता हूँ ऋणावेश वाले का। अब ऋणावेश वाले का क्या होगा? ऋणावेश वाले का क्या होगा? तो ऋणावेश वाले में देखिए हम बात करते हैं कि ऋणावेश वाले परमाणु में क्या होगा। ऋणावेश परमाणु में क्या होगा? मान के चलिए क्लोरीन में 1- चार्ज है। कितना है? 1-। तो बताइए इसका कितना होता है? परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है जी? 17 होता है। तो 17 होता है। अब मैंने बोला अगर परमाणु के ऊपर धनावेश चार्ज है तो उसको हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं, घटाते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं परमाणु के पास कौन सा चार्ज है? ऋणावेश चार्ज है, तो उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ेंगे। मैंने बोला था कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर गणित से जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको? माइनस को है तो क्या करना है? जोड़ना है। कितना? जितना है वहाँ पर। तो यहाँ पर 1- है तो आप जोड़ के क्या करोगे? क्लोरीन का कितना? यहाँ पर आपको पता चल गया कि जब भी आप क्या करोगे?
आपको ऋणावेश वाला परमाणु दिखेगा तो उसमें आपको क्या करना है, एक जोड़ना है। तो बताइए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब ये उसका एक्चुअल क्या हो गया, एटॉमिक नंबर आ गया। अब इसका आपको क्या निकालना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल के तो आइए निकालते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हो गया जी, देखिए 6 10 हो गया, 2 6 हो जाएगा, ये 18 हो गया ना, 18 हो गया। चलिए तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये पता चल गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपने सब सीख लिया भाई। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में सारी चीज़ें आपने सीख ली जी। एक चीज़ और आपको मैं सिखाना चाहूँगा कि जैसे आपने ये तो बनाना सीख लिया, लेकिन केस आता है कहाँ, जब आपको इलेक्ट्रॉन भरना होता है। तो इलेक्ट्रॉन भरने में अगर एक ही कक्षक की बात करूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक ही कक्षक की। मान लीजिए एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं हुंड्स लॉ। क्या बोला जाता है, हुंड्स रूल्स, ठीक है ना। हुंड्स रूल इन्होंने क्या बताया कि मान लीजिए S, ठीक है, मान लीजिए मैंने कुछ लिख के रखा 1s2 और 2p6 और 3d10 लिख के रखा है, ठीक है। ये आपको लिखना है, मैं जनरली ऐसे बता रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ इस ऑर्बिटल की 1s की, बताइए 2p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स हो गए, और d में कितने होते हैं, 5। ये हो गया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि बताइए कि 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या भरे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो आप क्या भरोगे, इलेक्ट्रॉन भरोगे। तो आपको ऐसा भरना है क्या, नहीं, गलत हो जाएगा ये। हमेशा आपको इलेक्ट्रॉन कैसे भरना है, एक ऊपर की तरफ फेरो रखा रहेगा और दूसरा नीचे की तरफ। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एक जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज कैसा होगा जी, क्लॉकवाइज। और दूसरा जो होगा क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। कहने का मतलब होता है जो ऊपर की ओर एरो लेयर रहेगा उसको दक्षिणावर्त और नीचे की ओर एरो लेयर रहेगा उसको वामावर्त बोला जाता है। इसका जो मान होता है हमेशा जो ऊपर की ओर लेयर रहता है प्लस हाफ होता है, इसका मान माइनस हाफ होता है। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। तो ठीक है ना। अभी आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे। इसमें आपको नहीं भरना है ऐसा एक ही तरफ दोनों भरोगे, गलत हो जाएगा। ये आपका सही है, ठीक है। अब बात करते हैं 2p में। अब 2p में जब भी आप इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे तो आपको ऐसा नहीं भरना है भैया इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, इसी में दूसरा इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो ऐसा नहीं भरना है। आपको कैसे भरना है, आपको हमेशा पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भर लेना है और जो रिपीट होगा वो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको इस तरीके से भरना है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरे में भी आपको कुछ उसी तरीके से करना है, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरना है, उसके बाद रिपीट करना है, वो भी अपोजिट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को भरना है। तो यही रूल्स क्या कहलाता है, हुंड्स रूल कहलाता है। तो अब तक आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सारी जानकारी मिल चुकी होगी और आपके दिमाग में छप चुकी होगी। तो अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जाके मस्त कॉपी निकालिए और 3-4 एग्जाम्पल लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। और जैसे ही सॉल्व हो जाता है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जरूर करिएगा। क्योंकि अगर आपको ऐसे ही रोचक वीडियो देखते रहना है तो आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।